नमस्कार, मैं मगन देव नारायण सिंह आज आपके सामने सरोकार कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति और संस्कार विषय पे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ कई शिक्षाविद हैं, संस्कृति विशेषज्ञ हैं। मैं इन सब लोगों से इस विषय पे जानकारी प्राप्त करूँगा और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा ताकि आप ये जान सकें कि आज की जो शिक्षा पद्धति है उससे संस्कार का निर्माण कितना होता है और हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसकी रक्षा कितनी हो पाती है। हमारे दाएं में बैठी हैं प्रोफेसर धर्मशिला जी। आप समाजशास्त्री हैं और पटना विश्वविद्यालय के दो महत्वपूर्ण कॉलेज, पटना कॉलेज पटना और मगध महिला कॉलेज पटना के प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। इनके दाएं बाजू में हैं प्रोफेसर पांडे जी। आप भी पटना विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त हैं। शिक्षा और शिक्षा पद्धति पर विशेष अपना मंतव्य रखते हैं। और सबसे दाएं तरफ है पंडित भवनाथ झा। पंडित भवनाथ झा संस्कृति, शिक्षा और संस्कार इस विषय पर विशेष जानकारी रखते हैं और पटना के प्रख्यात महावीर मंदिर से प्रकाशित होने वाली धर्मायन पत्रिका के संपादक भी हैं। तो मैं सबसे पहले इस विषय पर बात करने के लिए प्रोफेसर धर्मशिला जी से मैं आग्रह करूंगा कि धर्मशिला जी ये बताएं कि आज जो शिक्षा पद्धति है, ये शिक्षा पद्धति हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये कितना संस्कार का निर्माण करती है इस शिक्षा पद्धति में, और इसके साथ साथ हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसकी कितनी रक्षा इसमें हो पाती है। अक्सर लोग बात करते हैं कि भाई आज की जो शिक्षा पद्धति है वो सिर्फ नौकरी पाने का एक साधन हो गया है। क्या ये नौकरी पाने का साधन है या ज्ञानवान भी बनाता है? इस विषय पे मैं सबसे पहले प्रोफेसर धर्मशिला जी से जानकारी चाहूँगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, और हम लोग शिक्षा के वातावरण में ही अब तक रहे हैं। तो जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, और हम समझते हैं कि आप लोग भी इससे सहमत होंगे कि हमारी आज की जो शिक्षा पद्धति है वो बच्चों को अधिक से अधिक पैसा कमाने और अच्छे से अच्छे पद पर पहुंचने के लिए ही दी जाती है। भारतीय संस्कृति के रक्षा में और हमारे जो संस्कार हैं इससे ये दूर होती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले भी ऐसा ही रहा था। पहले शिक्षा के साथ साथ जो विद्यालय और महाविद्यालय का जो वातावरण रहता था उसमें हमारी संस्कृति और संस्कार के बहुत से दृश्य देखने को मिलते थे, और उसके बीच एक छात्र ज्ञानवर्धन के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कार से भी जुड़ता चला जाता था, जो आजकल हम नहीं देख रहे हैं। आधुनिकता के दौर में ज्ञानवर्धन तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ज्ञानवर्धन हो रहा है, लेकिन उस ज्ञानवर्धन से हम अपनी परंपरागत संस्कृति और संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। ये हमारी पहचान को कमज़ोर कर रहा है। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा के साथ साथ हम अपनी संस्कृति और संस्कार से भी जुड़े रहें। ये बहुत अच्छा कहा आपने धर्मशिला जी कि हम उससे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आज की जो शिक्षा पद्धति है ये सिर्फ एक नौकरी पाने का साधन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग वही विषय पढ़ना चाहते हैं जिस विषय को पढ़ के उनको आसानी से नौकरी मिल जाए। इससे ज़्यादा उनको ज्ञान प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं है। पांडे जी, आप कृपया बताएं कि क्या ये सच है कि सिर्फ नौकरी पाना ही एक उद्देश्य रह गया है आज की शिक्षा पद्धति में? जी हाँ, शिक्षा पद्धति जो हम लोग को अभी वर्तमान में है, भारतीय संस्कृति से
विमुख करने के लिए ही लॉर्ड मैकाले ने ये शिक्षा पद्धति लाई कि हमारे देश में, इस देश में ज़्यादा दिनों तक राज कर सकें। इसीलिए उन्होंने हमारे गुरुकुल परंपरा जो थी, शिक्षा आश्रम की परंपरा, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया और यह शिक्षा लाई। उसने स्वयं लिखा है कि यहाँ के लिए सबसे मूल में जो कमजोरी है संस्कृति और संस्कार है, अध्यात्म है, इसको पहले हम लोग दूर करना होगा। ऐसी शिक्षा लाना होगा जो क्लर्क टाइप की शिक्षा दे, जो टेप रिकॉर्डर की तरह हो, हमारे बच्चे याद रट जाएं और उसको प्रोड्यूस करें और उसके बाद वो इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस बन जाएं। इसी शिक्षा में ऐसा दोष है कि हम अपने बच्चे तो आईएएस बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कोई न प्रेम है, न लगाव है, न धर्म, न माता से, न मातृभाषा से, न मातृभूमि से, किसी से लगाव नहीं होता है। अगर जरूरत पड़ती है, समाज में देखते हैं, माँ बीमार है, पिता बीमार है, बच्चे को फुर्सत नहीं हो, कहता है श्राद्ध करना है, विदेश में कहता है, पैसा दे देता है किसी नौकर को कि तुम श्राद्ध कर लेना, मेरे पास समय नहीं है। ये जो शिक्षा है, हम अगर संस्कृति और शिक्षा का, चूंकि व्यक्ति पर यह निर्भर है शिक्षा, हम स्वयं के लिए समझते हैं, कंज्यूमरिज्म जो होता है कि हम भाई अपने लिए स्वयं के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे, ऐसे पैसा कमाना। बच्चों को दिखेगा, छोटे छोटे बच्चों को जो बोलते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन में बहुत पैसा कमाना है, कमाना ही उसका उद्देश्य लगता है कि पैसा कमाए। इसके कारण आज जो एक ज्वलंत समस्या है कि बेरोजगारी की समस्या, लोग चिल्ला रहे हैं, महंगाई की समस्या, हमारे अभी देश में ये सरकार ने इस तरह के सारे रास्ते दिए हैं कि सिर्फ शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी पाइए, ऐसी ऐसी योजनाएं दिए हैं कि आप शिक्षा प्राप्त करके आप अपने रास्ते से अपना व्यापार कर सकते हैं। कार्य मेक इंडिया और इस सब में बहुत सा उपयोगिता है। तो हमने देखा कि नई शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान किया गया है कि भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को, संस्कार को उसमें लेकर और नई शिक्षा नीति बनाया जाए। आपको याद होगा कि हमारे जब विलुप्त हो रही थी संस्कृति शिक्षा के कारण, तो स्वामी विवेकानंद जब उन दिनों में, जब हमारा भारत के एक इतिहास था, एक इमेज था विदेशों में कि यह तो एक सपेरों का देश है, यहाँ कुछ किसी को नहीं आता, कोई जानता नहीं था आर्यभट्ट हमारे कौन थे और हमने ही शून्य दिया, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति कोई नहीं जानता था, मिटा दिया गया था, लाइब्रेरी से किताबें मिटा दी गई थी। तब हम स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर जो स्थापना किया था, उन्होंने कहा था वसुधैव कुटुम्बकम, जो संदेश दिया, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, पूरे विश्व में गया कि भारतीय संस्कृति यही है। हम लोग तो कहते हैं तुम मिस्टर जेंटलमैन और उसको समझते एक व्यक्ति के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। ये तो भाई बहन, आज की जो शिक्षा पद्धति है वो व्यावसायिक हो गया, व्यावसायिक हो गई। जो पढ़ाने वाले हैं हमारे शिक्षक और जो पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है धन अर्जित करना जी। उनका व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं होता है आज की शिक्षा पद्धति में। हम पंडित भवनाथ झा जी से जानना चाहेंगे। पंडित भवनाथ झा जी, वैदिक पीरियड से लेके त्रेता युग में और फिर द्वापर में जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो सर्वांगीण विकास के लिए थी। हाँ। राजा का पुत्र भी गुरुकुल में जाता था और वहाँ जो उसको शिक्षा दी जाती थी वो सर्वांगीण शिक्षा थी। उसको राजकाज चलाने की भी शिक्षा थी और जनता के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए ये भी उसको बताया जाता था। क्या आज की शिक्षा पद्धति इस प्रकार की है? नहीं। इस संबंध में यदि हम भारतीय परंपरा को देखें तो सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि पूर्व काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ज्ञान, विद्या, ये दो शब्द हैं। ज्ञान तो हर जीव जंतु में, पशु पक्षी में, सब में है। विद्या ही वह वस्तु है जिसके आधार पर हम मनुष्य और पशु में भेद कर पाते हैं। यानी विद्या मानवता को जन्म देती है। विद्या का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वह मानव बने, पूर्ण मानव बने। और पूर्ण मानव की परिभाषा दी गई है कि वह अपनी सोच की तरह ही संपूर्ण संसार को देखे, संसार में भाईचारा देखे, वह कहीं भेदभाव न करे, वह शांत हो, दांत हो। दांत अर्थात उसकी इंद्रियां जो हैं वो दमित हों,
अपने अपने विषयों के प्रति, भोग विलास के प्रति उसकी इंद्रियां नौ भागें। इस प्रकार प्राचीन भारत में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था योग, और आज शिक्षा का उद्देश्य हो गया है भोग। हम आज उपभोक्तावादी संस्कृति में जी रहे हैं। जी जी। आज हम उस मूल विषय वस्तु को भी भूल गए हैं जो कि प्राचीन भारत में हमें विद्यालय में अध्ययन समाप्त होने के बाद बतलाया जाता था कि सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, मातृदेवो भव, माता को देवता के समान मानो, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आपको जो कार्य दिया गया है उस कार्य को हमें संपन्न करना चाहिए। यह वैदिक काल की सबसे पहली शिक्षा थी और यही आज विशेषता उसे थी हम हमारे भूल भारत गए हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता विशेषता थी भारत की। भारत में विद्या का उद्देश्य बताया गया है योग, और आज हम भोग की ओर जा रहे हैं। आज जिस प्रकार की शिक्षा को हम वास्तविक शिक्षा मान रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा मान रहे हैं, उसे तो प्राचीन काल में घरेलू शिक्षा हम मानते थे। उस स्किल डेवलपमेंट को तो बच्चे माता पिता से देख करके जीवन पर्यंत, उसके लिए कोई गुरुकुल नहीं था। हर कार्य के लिए अब जैसे उसमें आज भी हम देखते हैं गाँव में, आज भी देखते जो हैं खेती की प्रक्रिया है उसका कोई इंस्टीट्यूट गांव में नहीं है, लेकिन अपने परिवार से, अपने समाज से वो खेती कैसे होता है, कैसे धान की खेती होगी, हाँ, कैसे गेहूं की खेती में होगी, वो एग्रीकल्चर का सब काम सीख जाता है बच्चा। गुरुकुल में ऐसी ही विद्या सीखने के लिए लोग जाते थे जिसमें थ्योरी की पढ़ाई होती थी। हाँ। चाहे वह राजधर्म की पढ़ाई हो, चाहे वह अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या हो, जिसके लिए राम लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में गए थे, कृष्ण संदीपनी आश्रम में गए थे। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि 3 प्रकार के व्यक्ति को शिक्षा का अधिकारी माना गया है: शांत, दांत और उपसन्न। जो व्यक्ति शांत हो, उसका चित्त चंचल न हो, दांत हो, उसकी इंद्रियां दमित हो, वह भोग वासना की ओर इंद्रियां न जा रही हो, और उपसन्न हो, माने गुरु के पास पढ़ने के लिए आया हो। ये 3 बातें जिनमें होती थी, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और ये 3 बातें आज हम कहीं भी शिक्षा पद्धति में नहीं पाते हैं। आज बच्चों को ये बातें नहीं सिखाई जाती है। सब आरंभ से ही सब भोग विलास में डूबे रहते हैं, इसलिए हम नहीं मैं धर्मशिला जी से जानना चाहूँगा कि धर्मशिला जी, क्या आज की जो शिक्षा पद्धति है वो एक प्रयोगशाला की तरह नहीं इस पद्धति को यूज किया जा रहा है? जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और पश्चिमीकरण हावी हो गया हमारी शिक्षा पद्धति पर, तब से हमेशा पढ़ाने की जो पद्धति है, जो विषय है, जो पुस्तकें हैं, जो चैप्टर वगैरह तय किया जाता है, जो क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये सब क्या एक प्रयोगशाला के जैसा प्रयोग नहीं हो रहा है? तो आप देख ही रहे हैं कि एक बार एक पाठ्य को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, हाँ, और दूसरे बार में उसको हटा करके दरकिनार कर दिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात पर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगी
कि जो हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी, सिर्फ अब उसी पर हम निर्भर करें, उससे भी काम नहीं बनता, क्योंकि नई तकनीकी आने पर बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिनको जानना भी आवश्यक हो गया है। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ स्कूल कॉलेज के माहौल को ही उत्तरदायी ठहराएं या राजनीतिक व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराएं तो हम जैसे आंख मूंद लेने के समान है कि कोई बहुत बड़ा भयानक समय आने वाला है, उसे हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं। हमारे परिवार की जो जिम्मेदारियां थी वो कहाँ गई? आज हम अपने बच्चे को घर में शुरू से ही कहते हैं नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, नहीं पढ़ोगे तो अंडा बेचना, नहीं होगा तो भीख मांगना, नहीं होगा तो धक्के खाना। तो सिर्फ हम बच्चे को यही बताना चाहते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम अच्छे तरह से जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगे। लेकिन हम बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे पारिवारिक मूल्यों को जानना कितना ज़रूरी है। मगन देव जी, आज देखिए कि आए दिन लिविंग रिलेशन का कितना दुष्परिणाम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? वो लोग अपने क्षेत्र में जानकार लोग हैं, स्किल्ड लोग ही जा रहे हैं लिविंग में, लेकिन वो पारिवारिक मूल्यों को नहीं जानते हैं कि विवाह दो व्यक्ति को नहीं जोड़ता है, दो परिवार को जोड़ता है, इस समाज को जोड़ता है। उससे वो दूर हो रहे हैं। बच्चे नहीं चाहिए, सिर्फ प्रमोशन ही प्रमोशन चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि बचपन से ही बच्चे को ज्ञान और अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ हम उनके नैतिक मूल्यों पर और पारिवारिक मूल्यों पर ध्यान दें और बच्चों को बताएं कि जो हमारे पारिवारिक संबंध है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा है। ऐसी स्थिति में बच्चे कहीं बाहर में तलाश नहीं करते फिरेंगे, रिश्तों की तलाश नहीं करेंगे, उनको नज़दीक में ही भरोसेमंद रिश्ता मिलेगा। वो इसका एक कारण हमको लगता है संयुक्त परिवार का बिखरना और न्यूक्लियर फैमिली का डेवलप होना, क्योंकि लोग इतने व्यावसायिक हो गए हैं, अपने जीवन को भी व्यवसाय बना लिया है कि उनको लगता है कि हमारी जो अर्निंग है, अगर हम संयुक्त परिवार में रहेंगे तो हमारी अर्निंग बट जाएगी, लेकिन अगर हम सिर्फ पति पत्नी कमा करके एक जगह रहेंगे तो वो सारा पैसा हम अपने पर खर्च कर पाएंगे, तो उसको अपने माता पिता भी भारी लगने लगते हैं और इसीलिए वो संयुक्त परिवार से अलग होकर के घर में सब लोग बिखर जाते हैं। संयुक्त परिवार के विषय में भी हमारे जो विचार हैं वो आपके पास, आपके जानकारी के लिए, कि संयुक्त परिवार सिर्फ हमारा चॉइस नहीं रह गया है, ये हमारी आवश्यकता हो गई है। क्योंकि जब हम नौकरी में जाते हैं, कोई व्यवसाय में जाते हैं, तो सब अलग अलग क्षेत्र में चले जाते हैं, इसलिए बिखरना जो है अनिवार्यता हो गई है समय के हिसाब से। लेकिन आज जो हम सोचते हैं कि छुट्टी जब मिले और अतिरिक्त पैसे आए तो हम कहीं विदेश घूमने चले जाएं, हम कहीं और ऐश करें, हम अपने जो भाई बंधु हैं जो गांव में रहते हैं या जो सुबर्ग में रहते हैं उनसे मिलें जुलें, हम अपनी खुशियों को बांटें। जो है ऐसा हम नहीं सोचते। शहरीकरण तो नहीं है, क्योंकि देखिए गांव उजड़ता जा रहा है। गांव का जो समाज था वो पूरा समाज एक गार्जियन, एक अभिभावक के रूप में काम करता था। जी। ऐसा नहीं था कि जिस परिवार में वो जन्म लिया है वही परिवार उसका अभिभावक होता था। पूरे गांव के लोग कहते थे इसी बेटी को कि ये गांव की बेटी है। ये भावना अब खत्म हो गई, ये हमारे गांव का बच्चा है। अगर वो कोई अच्छी स्थिति में जाता है, उत्तीर्ण होता है, तो वो कहता है क्षेत्र, आज भी देखिए समाचार छपता है, अखबारों में पढ़ें, ये पूरे इलाके का गौरव है, ये इस क्षेत्र का IAS हो गया। ये बात क्यों कहता है? मैं एक छोटी सी घटना बता रही हूँ मगन देव जी, जब आप ये बात बताए। नहीं, आप समाजशास्त्री हैं, इसीलिए हम ये सामाजिक बातें ससुराल में रहने का बहुत कम मौका मिला है, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही नौकरी हो गई। हम बहुत कम लोगों से मिले जुले हैं, लेकिन मगध महिला कॉलेज में हम देखते थे कि कुछ नवयुवक लड़कियां आके मिलती थी कि हम आपके ससुराल के गांव के हैं। अच्छा, मतलब वो लोग जानते थे कि हमारे यहाँ की एक बहू मगध महिला कॉलेज में है
जो हमारे किसी भी सूचना में या किसी भी मदद देने में ये हो सकती थी, वो हमारे परिवार के लोगों के थ्रू नहीं आते थे, सिर्फ गांव का नाम बता के आते थे। तो देखिए ये लगाव इस लगाव की अब बहुत कमी हो गई है, जो हम सिर्फ विद्यालय और महाविद्यालयों के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, हम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर या सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। हमें भी जिम्मेदारियों को शेयर करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। पांडे जी, आप कृपया हमें ये बताएं कि हमारे जो भारत की अभी जो शिक्षा पद्धति है जी, और पहले जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति थी, इस शिक्षा पद्धति पर, पहले के शिक्षा पद्धति पर क्या पश्चिमीकरण का अंधाधुन अनुकरण नहीं हुआ है? जी हाँ, हुआ है। और उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा है शिक्षा? अभी तो दुष्प्रभाव ये पड़ा है कि सबसे पहले अभी आपने तुरंत इशारा किया कि परिवार टूट रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बन रही है। हमारे जो संयुक्त परिवार में जब हम रहते थे तो बच्चा जरूरी नहीं था कि माता पिता की ही नज़र उस पर पड़े। कभी बच्चा कहीं कुछ कर रहा है तो चाचा, नाना, दादा, दादी, फुआ सारे के लोगों का नज़र रखती थी, वो उसको टोक देते थे, रोकते थे और गलत चीज़ों के से बचाते थे। अब तो होता है कि हम मम्मी पापा दोनों चले गए नौकरी में, ऑफिस, और बच्चे अकेले लेकर मोबाइल बैठ जाते हैं। बच्चा पैदा होता ही सबसे पहले आजकल हम लोग मोबाइल देते हैं, और वो बच्चा क्या करता है कि मोबाइल पर क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, और इतनी गंदी आदतें, बुरी आदतें जो आ गई, पाश्चात्य संस्कृति का जो इतना बुरा प्रभाव है कि हम जब गुरुकुल आश्रम में जाते थे, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि वहाँ कभी सोचा ही नहीं गया त्याग की भावना, मानवता। जब भी हमारे झा जी ने इशारा भी किया है, मानवता। हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या था? समाज, मानवता के लिए हम जीते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, सब कुछ करते थे कि हम जाकर समाज में, इसीलिए शिक्षा मिलती थी। गुरु के आश्रम में जब जाते थे तो लकड़ियाँ काट कर लाते थे, सफाई करते थे, गुरु की सेवा करते थे, खाना बनाते थे, और उसके बाद शिक्षा ग्रहण करते थे। हर प्रकार की शिक्षा, जो शिक्षा उस जमाने में मिली, आचार्य द्रोण कोई हो सका आज? कोई नहीं हो सका। भगवान परशुराम हो सका कोई? गुरु वशिष्ठ कोई हो सके? भीष्म पितामह कोई हो सके? वैसे अर्जुन नहीं पैदा हो पाया आज। तो उसका कारण है कि हम अब सब मिटते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना बुरा है कि हम अपने को भूलते जा रहे हैं कि हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है। बस वही हम और मैं और मेरा पत्नी और एक बच्चा, यही हम अपना परिवार समझते हैं। कुटुंब प्रबोधन की बहुत ही आवश्यकता है, परिवार को जोड़ने की आवश्यकता है। जो कहते थे ये परिकल्पना ही खत्म हो गई। सही बात। तो लेकिन अब धीरे धीरे समाज में लोगों का ध्यान आने लगा, अब देखने लगे कि अब हम दोनों चले जाते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। अभी तो समाज में इतनी कुरीतियां, बुराइयां आ गई हैं कि बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। तब उन लोगों को जरूरत पड़ती है कि नहीं, मैं दादी के साथ रहूंगा, दादा के साथ रहूंगा, हम लोग जाएंगे तो दादा दादी की नज़र मेरे बच्चों पर रहेगी, वो ज़्यादा प्यार करेंगे। तो हम पुनः लौट रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति वाले जो पश्चिम देशों में जाइएगा तो वहाँ देखिए कि वो लोग अब हमारी तरफ भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि परिवार में रहे, इस संस्कृति को अपनाए। मैं जब बाहर गया था विदेशों में, मुस्लिम देश में, मिडिल ईस्ट में था, तो वहाँ लोग कहते हैं अरे तुम्हारे यहाँ कैसे, आपके यहाँ एक शादी अग्नि के फेरे लेकर रहता है। हम लोग भी चाहते हैं। लड़कियाँ कहती थी, मेरे स्टूडेंट, मुझे इंडियन हस्बैंड चाहिए जो कि कभी डाइवोर्स नहीं दे। वो तो एक अग्नि के सामने विश्वास इतना है कि बरसों बीमार पत्नी है तो हस्बैंड, उसका पति जो सेवा करता है। मैं जब उच्च शिक्षा के लिए मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं गया था यूरोप, तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं जर्नलिज्म का हायर एजुकेशन ले रहा था, उसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने हमसे पूछा इंग्लिश में कि आप शादीशुदा हैं? हमने कि यस। फिर उन्होंने कहा कब शादी हुई? तो हमने बताया कि तब हुई। स्टिल यू आर लिविंग विद द सेम वाइफ? ये उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली इन इंडिया। जी, एग्जैक्टली यही सवाल मुझसे पूछा गया कि अरे तुम्हारे, आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो 7 साल में पत्नियां बदल देते हैं लोग। और आप लोग एक ही पत्नी को लेकर बीमार है तो सेवा करते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि उसको हम दूसरा लाएं। ये भारतीय संस्कृति जो है, जो विलुप्त हो गई थी, अब फिर वापस आ रही है। धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। हमारी संस्कृति। पंडित भवनाथ झा जी, आप कृपया स्पष्ट करें कि ये शिक्षा पद्धति ही दोषी है या हमारे शिक्षक भी, उनकी भी सहभागिता असल में इस सब के पीछे मैं मानता हूँ
औद्योगिकरण और उपभोक्तावादी बिल्कुल। संस्कृति। उपभोक्तावादी। आज हम विकास की जिस दिशा में चल पड़े हैं वह दिशा अंतहीन है, अंतहीन है। एक मरीचिका है वह, जहां पर हम पहुंचते हैं फिर वहां से नया अध्याय आरंभ हो जाता है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, उसके कारण हम उस औद्योगिक नीति के द्वारा मनुष्य के बजाय एक उपभोक्ता बना दिए गए हैं। जो कंपनियां उत्पाद बनाती हैं वो हमेशा चाहती हैं कि हम उनके उपभोक्ता बने, इसलिए हम इस उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच में जी रहे हैं और हम हमेशा उस भोग रूपी मरीचिका की ओर भाग रहे हैं। हमारा परिवार, समाज, हमारा देश का जो संस्कार है, उसकी जो परंपरा है, वह सब कुछ छूट रहा है। हम अकेले होते जा रहे हैं। यह सबसे खतरनाक बात है। यह मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। आज हम सब केवल न्यूक्लियर फैमिली की स्थिति में आए हैं। अगली पीढ़ी एक व्यक्ति के रूप में आ जाएगी जब हम केवल अकेले होंगे, न पत्नी होगी, न बच्चे होंगे। बिल्कुल सही कहा। तो और इसी के कारण शिक्षा दुष्प्रभावित है। यही उपभोक्तावादी संस्कृति है। जैसे आदम युग में क्या होता था, आदम युग में ऐसे ही था, कोई परिवार नहीं था, अकेले लोग रहते थे, झुंड में रहते थे। आदम युग और में धीरे धीरे वो झुंड जो है परिवार बनता चला गया, आदम हम विकसित होते चले गए। आज पुनः हम उस झुंडवाद में फिर वापस हो रहे हैं, फिर उसी जंगली जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। शिक्षा के कारण ही सामाजिक प्राणी बने, मानव बने। इसलिए जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य बनावे। और पहले क्या पढ़ाया गया, मैन इज ए सोशल एनिमल। अब ये सोशल एनिमल तो रह ही नहीं गए, सोशल रहा ही नहीं, हम एंटी सोशल एनिमल हो गए। हम एक व्यक्ति बनते जा रहे हैं। हम उस समूह की भावना से दूर होते जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी विकट स्थिति है, सबसे बड़ी विडंबना है। हम सब शिक्षा विदों को, समाजशास्त्रियों को इस पर सोचना चाहिए। शिक्षाविद को भी, समाजशास्त्री को भी, बिल्कुल सही, और सरकार को भी वो इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि किस दिशा में ले जाना चाहती है। अभी बड़ी खुशी की बात है, मैंने नई शिक्षा नीति पूरी पढ़ी है। आप देखिएगा उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, पूरे संस्कार, भारतीय संस्कृति के साथ नई शिक्षा नीति में क्या पाठ्यक्रम होंगे, सारे चीजों का समावेश किया गया है। इसलिए हम पूरा लौटेंगे वापस। ईश्वर करे कि हम लौट जाएं और हमारा समाज फिर से सुसंगठित हो जाए। हमारा ग्राम जीवन जो सबसे अच्छा जीवन था, अब देख रहे हैं कई लोग कहते हैं कि मैं अब अवकाश ग्रहण करूंगा तो गांव में जाके रहूंगा। ये चर्चा होने लगी। होने लगी। मैंने ही खुद कहा है कि मैं गांव में जाके रहूंगा। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि शहर में एकाकी जीवन हो गया है उनका। गांव में उनसे बात करने वाला भी 2 आदमी है, मिल जाता है। आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति रही तो कोई नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मशिला जी, पांडे जी और पंडित भवनाथ झा जी कि आप लोग आए और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार व्यक्त किया। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के लोग, हमारी जो सरकार है, इन सब बातों पर ध्यान देगी और हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसके तरफ ले चलने के लिए अग्रसर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।